Hello students, today we will discuss about the numerical problem based upon the postulates of the Bohr model. बोहर मॉडल के बारे में जब हमने स्टडी किया था तो सबसे पहले हमने एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस एंड एंगुलर मोमेंटम की भी बात की थी और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूलाज को भी हमने डिस्कस किया था. सो यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं 4 या 5 कंसेप्ट्स पर बेस्ड होंगे. तो हम एक एक करके उन्हीं फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ. हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की बात हो गई. अगर हाइड्रोजन एटम की बात है तो यानी कि Z इक्वल टू 1 होगा. ठीक है. अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल. यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ एनर्जी लेवल से वो सेकंड एनर्जी लेवल पर जा रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है. से ये हमारे पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं और ये हमारा न्यूक्लियस है. से दिस इज n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक आया है. इस दौरान जितनी भी रेडिएशन उसने एमिट की है ये है एमिटेड रेडिएशन. सो दीज आर द एमिटेड रेडिएशन. सो जितनी भी रेडिएशन उसने एमिट की है हमें इस रेडिएशंस की वेवलेंथ निकालनी है. वी हैव टू कैलकुलेट दी वेवलेंथ. इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द स्पेक्ट्रम लाई. जो ये हमें वेवलेंथ जो मिली है ये कौन से रीजन को बिलोंग करेगी हमें ये भी बताना है. सबसे पहली बात हमें यहां पर एनर्जी को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. उससे पहले एक छोटे से फॉर्मूलाज को देख लेते हैं. हमने जब चेंज की बात की थी, जब डेल्टा ई की बात की थी बोहर मॉडल के अंदर, सो डेल्टा ई किसके इक्वल था? दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, वेयर E2 इज द हायर एंड E1 इज द लोअर. ये हायर एनर्जी लेवल था और ये लोअर एनर्जी लेवल था. हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल हाई होता जाता है. तो हमें उसकी बात भी करनी है यहाँ पे. अगर हम E2 की बात करें तो E2 क्या बिलोंग कर रहा है? 2 इज द शेल. 2 किसको बिलोंग कर रहा है? एनर्जी शेल को. से यहां पर हमारे पास 4 और 2 है. सो यहां पर हमारी जो वैल्यू बनेगी डेल्टा ई की वो क्या बनेगी? E4 माइनस E2, दैट इज द हायर माइनस लोअर. ये बनेगा n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2 यहां पर जो होगा. दूसरी बात जो हमें देखनी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा इस फॉर्मूला के अंदर. वो चीज देखते हैं कि वो क्या रहेगा. हमने देखा था जब इस फॉर्मूलाज को हमने कैलकुलेट किया था तो E2 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है यानी कि n की वैल्यू 2 है हाइड्रोजन एटम के लिए, दैट विल बी 1. तो E2 की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू 1 है यहाँ पे, सो दैट विल बी माइनस 21.8 इंटू 10 पावर माइनस 19. नीचे क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर, दैट विल बी 2 का स्क्वायर. ये माइनस में है, याद रखिएगा. और इधर E4 की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी माइनस 21.8 इंटू 10 पावर माइनस 19, दैट इज इन द जूल पर एटम. सो डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर. तो हमारे पास ये वैल्यूज थी. तो जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे इस जगह या हायर माइनस लोअर करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, शफल्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस है. सो डेल्टा ई इसके इक्वल आ जाएगा. यहां पर मैं हायर एनर्जी लेवल के लिए 4 वैल्यू पुट करूंगा और यहां पर 2 पुट करूंगा. ठीक है. तो जब हम 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट विल बी माइनस 21.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय यहां पर जो वैल्यू रखेंगे दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर. और इधर रखेंगे माइनस ऑलरेडी है और माइनस की ही ये टर्म है, दैट विल बी इन माइनस. सो ये किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी. दैट विल बी माइनस the 2 1 minus of minus 21.8 into 10 power minus 19 divided by 2 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये टर्म्स तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी. तो हमारा आंसर किस में आएगा? ध्यान से देखेंगे तो दैट विल बी 21.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर
-21.8 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू ये बनने वाली है, याद रखना है, ठीक है। तो यदि हम फॉर्मूलाज की बात करें, जब हम इसको एप्लीकेबल करते हैं तो n की टर्म्स में छोटी टर्म्स पहले आएगी और बड़ी बड़ी टर्म्स जो होगी वो बाद में आएगी, यानी कि n2 यदि मुझे इसी की बात करनी है, या हम नॉर्मली 2 और 1 की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल होगी, याद रखना है ये चीज, दैट विल बी डेल्टा ई इक्वल टू ई नॉट विल बी द कॉमन टर्म, ई नॉट विल बी द कॉमन, जो यहां पर ई नॉट की वैल्यू हमने 21.8 इंटू 10⁻⁻19 ले रखी है, दैट विल बी द कॉमन टर्म। सो अंदर जो रहेगा ब्रैकेट में वो क्या रहेगा, छोटा, दैट इज n1 का स्क्वायर पहले आएगा और n2 का स्क्वायर बाद में आएगा, कारण क्योंकि उसके पहले नेगेटिव साइन है, सिर्फ इस वजह से ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द चेंज। तो ये इस वैल्यू से हमें कैलकुलेट करना है, हमें काफी हद तक तो हम वहां पर कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो वो देखते हैं अभी कि क्या बनेगा हमारा वैल्यू। सो डेल्टा ई इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लेते हैं, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 हमने कॉमन ले लिया। सो अंदर क्या बचेगा, दैट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास अंदर ब्रैकेट में रह जाएगी, कॉमन जो रहेगी। इसे सॉल्व करते हैं। सो दैट इज 21.8 इंटू 10⁻⁻19, दैट विल बी 1/4 1/16, 16 मेरे पास एलसीएम आ गया, 4 - 1 दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना आ जाएगा, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -19 इंटू 3/16, ये आ जाएगा। जब हम इसे 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये मेरे पास एनर्जी आ गई किसकी, जितनी वो एमिट कर रहा है, पर हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। सो अब हम वेवलेंथ के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे। सो वेवलेंथ विल बी, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी के साथ जो एसोसिएशन रहती है, दैट इज दी, वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। हमें लैम्डा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, HC/E। तो हमें हर चीज के बारे में पता है, वी नो दैट इट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इंटू 3 इंटू 10⁻8, दैट इज द एनर्जी। लाइट का स्पीड हो गया, दैट इज 4.08 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों की वैल्यूज को आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज 19.8 होता है, 19.8 इंटू 10⁻, ये आ जाएगी आपके पास, जितने भी वैल्यूज रखी हैं एक बार उसको ऐसे ही रख लीजिए, 8 and 10⁻19, ये मेरे पास आ गया, नीचे आ गया 4.08। तो ये आ गई वैल्यू 19 and 8, दैट इज द 27, ये रह जाएगा -19.8 डिवाइडेड बाय 4.08 इंटू 10⁻⁻7। इसे सॉल्व करेंगे, ये अराउंड लगभग ये 5 से थोड़ा सा कम रहेगा। सो दैट विल बी 4.9 इंटू 10⁻⁻7, लैम्डा है तो दैट विल बी मीटर। सो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो ये जो रेंज है, ये वाली रेंज, ये रेंज होती है विजिबल रीजन की रेंज होती है। तो यदि हम इसको देखेंगे, सो दैट विल बी द विजिबल रीजन रेंज। तो विजिबल रीजन के अंदर ही ये आपको वैल्यू नजर आएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हीलियम आयन है, तो हमें हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करनी है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब है कि वो आयंस या एटम जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम पॉजिटिव के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज दी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। यहां पर हमें एन और जेड की वैल्यू चाहिए। एन और जेड की वैल्यू के लिए एन विल बी 1, क्योंकि यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट की बात हुई है, एंड हीलियम जेड इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, दैट इज E इक्वल टू
से ई नॉट मल्टीप्लाई बाय जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू हमें पता ही है, ई नॉट की वैल्यू हम क्या यूज कर लेंगे, से 21.8 इंटू 10⁻19, जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर, अगली वैल्यू, सो दैट विल बी 21.8 इंटू 4 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इन द माइनस साइन, ये माइनस साइन में है, याद रखिएगा। सो ये माइनस है, ठीक है। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा मेरे पास अराउंड 87.2 इंटू 10⁻19 जूल। सो इसको हम लिख सकते हैं 8.72 इंटू माइनस में 8.72 इंटू 10⁻19 जूल। तो एक तो हमारा एनर्जी वाला पैटर्न खत्म हुआ, एनर्जी हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। सो बाय दिस वे वी कैन इवन यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सही लगे आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। ये हुआ। नाउ so for the calculation of the radius, we know the formula of the radius, that is Rn equal to R naught n square upon z. So this is the formula for the calculation of the radius. तो हमें R naught की वैल्यू पता है, that is 53 पिकोमीटर, ठीक है। 53 पिकोमीटर हमें R naught की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है, that is हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट that is R naught 53 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो दैट इज इन द पिकोमीटर, ये किसमें आ जाएगा आपका पिकोमीटर में। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज अराउंड कट जाएगा ये 26.5 पिकोमीटर, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी रेडियस एज वेल एज एनर्जी, और वेलोसिटी भी पूछा जाता तो हम वेलोसिटी भी बहुत इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। So the third question is calculate the radius of the Bohr's fifth orbit for hydrogen atom. Also calculate the radius of the third orbit of the helium atom. आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, हमें दोनों केसेस के अंदर हमें रेडियस ही कैलकुलेट करना है। इसके अंदर फर्स्ट में हाइड्रोजन एटम का और सेकंड में हीलियम का। हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द वैल्यूज। n इज इक्वल टू 5 क्योंकि हमें फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है, और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हमें पता है दैट इज 1। तो ये होता है व्हाट इज द रेडियस फॉर्मूला विल बी Rn इक्वल टू R नॉट n स्क्वायर अपॉन z। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। R नॉट को हम पिकोमीटर में कंसीडर करेंगे, R नॉट विल बी 53 पिकोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यूज जो है R नॉट की, दैट इज 53 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। So that will be 53 into 25 equal to, that is in picometer, 1325 पिकोमीटर। ये मेरी वैल्यू आ गई ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट की, ठीक है। पिकोमीटर में वैल्यूज आ गई। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या आर्मस्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है, इसको देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी हीलियम। अब हीलियम के लिए कंसीडर करते हैं। हीलियम के लिए जेड और एन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हीलियम फॉर एन इज द थर्ड, जेड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। दोनों वैल्यूज हैं मेरे पास अब। तो आर नॉट आर एन की वैल्यू क्या रहेगी, आर नॉट दैट इज जेड स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो ये हमने ले लिया 53, दैट इज थर्ड ऑफ हीलियम, ठीक है। थर्ड हीलियम एटम का, दैट इज एन स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड हो गया 2, ठीक है। इसको कट कर दीजिए तो दैट विल बी 26.5
26.5 into 9, जब हम इसे करते दैट इज इन द पिकोमीटर, सो दैट इज 26.5 into 9 पिकोमीटर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। So the next question is calculate the first excitation energy of electron in hydrogen atom। ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो पूछी गई है हमसे, और दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेशन एनर्जी क्या चीज होती है? एक्साइटेशन एनर्जी होती है कि पहले अपने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट शेल के अंदर वो एंटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का से दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पर n इजिकल टू 1 है और यहाँ पर n इजिकल टू 2 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट यानी कि नियरेस्ट शेल के अंदर एंटर किया है, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एंथैल्पी। यहां से यहां जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर फिर हम उसी पर ही बात करेंगे, तो पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एंथैल्पी। फर्स्ट एक्साइटेशन एंथैल्पी के अंदर n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें ध्यान रखना है। और जब भी हम फर्स्ट एक्साइटेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, एनर्जी को हमेशा एक मोल एटम के लिए कंसीडर किया जाता है। तो एक मोल एटम की एनर्जी हम जानते हैं, दैट इज En। यदि NH शेल के लिए मुझे फाइंड आउट करनी है, सो दैट विल बी दैट इज 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4, z की वैल्यू 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, सो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 मोल, तो दैट विल बी अराउंड जूल में यदि हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 1.312 into 10⁻⁶ जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है फॉर दी NH शेल। ठीक है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा फॉर nth के लिए, क्योंकि इन सब की वैल्यू ये नेगेटिव में है, इन सब की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, सो दैट इज द कांस्टेंट टर्म्स। तो बाकी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने निकालनी है डेल्टा ई की वैल्यू। डेल्टा ई के अंदर वी नो दैट E2 माइनस E1 होगा, और जब हम उसको nth टर्म में लिखेंगे तो अभी हमने लास्ट में भी बात की थी, सो दैट विल बी वो रहता है हमारे पास माइनस दैट इज 1.312 into 10⁻⁶ E0 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। तो करेंगे, सो दैट इज अराउंड 1.312 into 10⁻⁶, दैट इज 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 विल बी द एलसीएम, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, सो 1.312 into 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 3/4, सो दैट इज इक्वल टू 1.312 into 10⁻⁶ into 3/4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 84 into 10⁵ जूल पर मोल, सो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर दी फर्स्ट एक्साइटेशन की। तो इतने मुझे वो इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा और फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में एंटर कर जाएगा, सो दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इन वर्ड्स के बेसिस पर कैसे चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। The second part is very important, ionization energy of the hydrogen atom। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ही निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो दैट मीन्स इस एटम की आयनाइजेशन हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो 1 पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इससे बाहर निकल चुका है। ठीक है, दैट इज, अब इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है तो हम बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया, सो दैट एनर्जी लेवल इज इन्फिनिटी। जो उसका शेल होगा वो इन्फिनिटी होगा, हम उसे इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन जो कितनी एनर्जी, ये जो हमसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी से चाहिएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो हमें इसकी बात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 विल बी
1 की फर्स्ट से कहां पर जा रहा है वो N2 यानी कि इन्फिनिटी पर चला गया। तो हमारे पास ये दोनों चीजों को कंसीडर करना है और उस दौरान वहां पर उसकी एनर्जी यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जीरो हो जाएगी, तो दैट एनर्जी इज जीरो। तो वो हम अभी बात करते हैं कि क्या है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको समझना था कि इलेक्ट्रॉन को जब हम आयनाइज्ड करते हैं, एटम को जब आयनाइज्ड करते हैं तो उसे इन्फिनिटी पर कंसीडर करते हैं। तो फॉर सेकंड केस के अंदर N1 विल बी 1 और N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा E? डेल्टा इज E2 माइनस E1। इन्फिनिटी पर हम हमेशा एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं, सो दैट विल बी जीरो माइनस, और N1 पर हम एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E की वन वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, दैट इज माइनस 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल। तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दैट इज माइनस ऑफ 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी गेन करेगा 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल, और ये यहां से कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। इतनी दूर पहुंच जाएगा कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी। सो दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम। क्लियर?